कि आप सभी को पता है आपका रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है 3 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है। 3 अगस्त से आपकी इसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे छात्र अंतिम समय में बड़ा घबरा जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि अब मैं क्या पढ़ूं, कैसे क्या रिवीजन करूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके पास समय बहुत कम है, आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए और एक सीट पे कंपटीशन कितना होने वाला है। क्या पिछली साल की तुलना में इस बार की जो वैकेंसी है उतना ही कंपटीशन होगा या उससे कम कंपटीशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। ये जो मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा ये आपकी पिछली वैकेंसियों के आधार पर होगा। और ये वीडियो आपके लिए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बैठने वाले हैं जो 3 तारीख से आपकी कंडक्ट होगी, 3 अगस्त से कंडक्ट होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी, जो 2024 में वैकेंसी आई थी, तो वहां पर हमारे जो पद थे, पदों की संख्या 32,434 थी। और इस बार जो वैकेंसी आई है ये तकरीबन आपकी 22,195 पदों के लिए निकला है। जो पिछली बार फॉर्म आपके भरे गए थे वो आपके 1 करोड़ के आसपास भरे गए थे, जबकि इस बार अगर फॉर्म की बात करें तो 53 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पर एक चीज तो ये समझ में आ रही कि पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे, आवेदन किए गए थे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा थे, लेकिन इस बार आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर कम है। जब आवेदन की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है प्रति सीट जो कंपटीशन होगा वो भी आपका इस बार आपको कम देखने को मिलेगा। यानी कि पिछली बार की बात करें, वर्ष 2024 की बात करें, तो एक सीट पर आपका 334 छात्रों पे कंपटीशन था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार आपका एक सीट पर 238 छात्रों का यहाँ पर कंपटीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं पर अगर बात करें जो 2019 की वैकेंसी आई थी तो वहां पर एक सीट में और ज्यादा कंपटीशन था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार एक सीट पे छात्रों का जो कंपटीशन है वो आपका काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा अंतिम समय में आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अंतिम समय में वन शॉट की तरह देखना चाहिए, रिवीजन में आपके सहायक होंगे, आपके अंक को स्कोर करने में सहायक होंगे। सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, यहाँ पर फॉर्म की संख्या, आवेदन की संख्या घटी, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो छात्र सीटों में कंपटीशन था, कंपटीशन कम हो गया। आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो न्यूज़पेपर की कटिंग में भी लिखा हुआ है कि एक सीट में जो आपका कंपटीशन रहेगा 238 छात्रों का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि भाई अंतिम समय में हम लोग क्या, कैसे क्या चीजों को रिवाइज करें। तो एक बार मैं फटाफट से आपको सिलेबस बता देता हूँ। हालांकि आप सभी को परीक्षा का पैटर्न सिलेबस पता होगा। तो यहाँ पर जो गणित के क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर आपका रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जीके जीएस के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आपके जो टोटल अंक हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100, और 90 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। ठीक है, 1/3 की आपको जैसा पता है कि निगेटिव मार्किंग है। अब बात आती है कि भैया इसमें सिलेक्शन कैसे ले। देखो, रेलवे की प्रत्येक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में जो सारा खेल होता है वो होता है एक्यूरेसी का। ठीक है, काहे का होता है, आपने जितना ज्यादा आप एक्यूरेट क्वेश्चन करके आते हो उतना ही आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलता है। तो आप कोशिश ये करें कि जो आप श्योर हो, है ना, तो उसी को टिक करने का कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने पिछले कई वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद ये मैंने निकाला हुआ है कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये गणित का है। गणित की अगर बात करें तो गणित में जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्षेत्रमिति से आपके 3 क्वेश्चन तकरीबन बन रहे हैं, और पाइप एंड टंकी से 1 क्वेश्चन बन रहा है, अनुपात और समानुपात से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है, एसआई सीआई से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सरलीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भाई आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वहीं पर बात करें आपका बीजगणित से, तो बीजगणित से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, और टाइम एंड वर्क से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, समय गति और दूरी से आपके तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यूरेट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यामिति से आपका 1 क्वेश्चन, और त्रिकोणमिति से आपका 1 क्वेश्चन। अगर बात करें तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर वाइज आपका वेटेज हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि परसेंटेज में आपकी कई सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे टॉपिक वाइज देख लेते हैं। अगर अंक गणित की बात करें तो अंक गणित में आपको परसेंटेज देखना है, अनुपात समानुपात देखना है, औसत देखना है, लाभ हानि देखना है, सीआई एसआई देखना है, टाइम एंड वर्क, और समय और दूरी। अगर अंतिम समय में आप देखना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है ना, ये चीज आप याद रखिए, आपको नया नहीं पढ़ना है। अगर आप अंतिम समय में कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने वेटेज भी लिख दिया है, तो ये चैप्टर जो है आपके स्कोरिंग में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे। वहीं पर बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में आपका 10 से 15% का वेटेज बन रहा है, और वहां पे जो चैप्टर है सरल समीकरण है, रैखिक व्यंजन है, और सरलीकरण है, तो आसान आसान चैप्टर है। ज्यामिति की अगर बात करें तो आपका क्षेत्रफल हो गया, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पर अगर आपका बात करें आंकड़ा व्याख्या की, तो तालिका आपका चार्ट और पाई चार्ट से बन रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन रहा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अगर आप देखेंगे, हालांकि ये अंक गणित का ही पार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम एचसीएफ आपका बन जाएगा, वर्ग धन और विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल पूछा है। जैसे आपसे पूछ देगा 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे सवाल बनते हैं। और अंतिम समय में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं पिछले कई वर्षों में, उसके आधार पर इस चार्ट को मैंने यहाँ पर तैयार किया है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कैसे क्या यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में अगर दोस्त बात करें तो जो सबसे ज्यादा आपके सवाल बनते हैं, एक तो हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका ब्लड रिलेशन हो गया, और एक चैप्टर आप यहाँ पे और अरेंज कर लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपके 3 से 4 सवाल बन जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक आपका रैंकिंग ऑर्डर हो गया, और एक आपका हो गया ये कोडिंग डिकोडिंग, एक हो गया आपका ब्लड रिलेशन, और एक हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ये 4 चैप्टर तो आपको करने ही करने। इसके बाद में अगर चैप्टर वाइज बात करें तो एनालॉजी से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन बन जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, वहीं पे क्लासिफिकेशन से आपके भैया 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। हालांकि मैं आपको सीरीज करा भी रहा हूँ रेलवे की, तो वहां आप देख सकते हैं। और सिलॉजी की बात करें तो सिलॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, ब्लड रिलेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे यानी कि रिश्तेदारी से, डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ड अरेंजमेंट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, आसान टॉपिक है, आप आसानी से कर लेंगे। कैलेंडर से आपका 1 क्वेश्चन बनेगा, और रैंकिंग ऑर्डर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का, काहे का हो गया, ये हो गया आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है, ये रीजनिंग का चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो साइंस है, साइंस में किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों साइंस की यहाँ पर बात करें तो साइंस में जो आपसे सवाल बनेंगे वो आप ये मान लीजिए 10th लेवल के बनते हैं, बट 10th लेवल में आपको ये याद रखना है कि एनसीईआरटी पैटर्न का है ना, 10th लेवल में भी एनसीईआरटी पैटर्न का। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ये फिजिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब फिजिक्स में जैसे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये मान लो कि रेलवे का फेवरेट चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। इसके बाद आपका लाइफ चैप्टर भी आपका रेलवे का फेवरेट चैप्टर है। तो इस प्रकार से फिजिक्स में पूरा आपके 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछ देगा, जैसे बताओ कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ आपसे रिएक्शन पूछ देगा, अम्ल क्षार में अंतर क्या होता है ना, और पीरियोडिक टेबल के बारे में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में आपका जो मानव शरीर है, ठीक है भैया, मानव शरीर और ह्यूमन डिजीज, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और जो आपके फुल फॉर्म होते हैं जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, एचआईवी हो गया, ये सारे के सारे फुल फॉर्म और जो जनक है ना, जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन थे, है ना, जो जीव विज्ञान में आपकी खोजें हैं इनको आपको जरूर देख लेना है। तो इस प्रकार से ये आपका विज्ञान वाला टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में भाई सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं वो आपके इतिहास से बनते हैं, और इतिहास में भी आपके जो ये आंदोलन है, आंदोलन से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसके बाद राज व्यवस्था में आपसे सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ देता है, राज व्यवस्था में आपसे क्या पूछ देता है, अनुच्छेद पूछ देता है। और भूगोल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको भारत का भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल को देख लेना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, अर्थव्यवस्था में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो अगर बात करें करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपको पिछले साल का पूरा करंट आप रिवाइज कर सकते हो, तो पिछले साल का कोई एक ऐसा वीडियो, मैराथन वीडियो देख लीजिए जिससे आपका पिछले साल का करंट कवर हो जाए। क्योंकि जो लास्ट ईयर जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी वहां पर भी आपका तकरीबन 10 महीने का पुराना करंट पूछा गया था। तो यहाँ पर भी संभावना है कि आपसे 10 महीने तक का करंट पूछा जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि जो पिछली बार की परीक्षा रेलवे की कंडक्ट हुई थी उसमें हाल का भी करंट पूछा गया था। तो अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं तो उनसे भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। तो इस प्रकार से आपका ये करंट वाला भी टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि भैया ठीक है, सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें जो आपका कट ऑफ लगेगा, कट ऑफ कितने में लगेगा, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, इस बार का जो मिनिमम कट ऑफ गया है 70 नंबर गया है। तो आप ये मान के चलिए जो आपका कट ऑफ लगेगा इस बार की जो परीक्षा हो रही है, अगर आप पीटी के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए 73 प्लस जिसके नंबर हैं वो अपने आप को ये माने, सेफ जोन में माने, वो अपने आप को ये समझे कि वो बंदा पीटी के लिए क्वालिफाई है, ठीक है। ये 73 प्लस के आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मानो। अच्छा, अब अंतिम समय में आपको करना क्या चाहिए, तो अंतिम समय में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी जो गलती छात्र करते हैं कि भाई उनको कोई टॉपिक नहीं आया, उन्होंने मॉक दिया, तो मॉक में मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं आया तो वो क्या करेंगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो खोलेंगे और नया टॉपिक पढ़ने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को धार देने का काम करना है, उसी को पैना करने का काम करना है। कोशिश आपको ये करना है कि आपका जो पढ़ा हुआ है, ठीक है भैया, पढ़ा हुआ है वो वाला तो क्वेश्चन कतई गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप ये देख लीजिए आपका एग्जाम कब तक हो रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। पर्याप्त नींद लें और पुराना पढ़ा हुआ जो आपका टॉपिक है उसी को और अच्छा करने की कोशिश करें। एक चीज और आपको करनी है कि आप जो मॉक दें
कोशिश करें कि एक मॉक को आप पर डे दें और मॉक को उसी एनवायरनमेंट में देने की कोशिश करें। आप अपने आप को ये इमेजिन करें कि आप परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि उनका घर में तो अच्छा स्कोर आता है, लेकिन परीक्षा हाल में जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनका स्कोर कम हो जाता है। तो आप पहले से ही अपने आप को इस प्रकार का बना लीजिए कि घर में ही इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर डेवलप कर लीजिए कि आपको लगे कि आप परीक्षा हाल में बैठे हैं। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ रेलवे परीक्षा के लिए डेडिकेटेड है। तो रेलवे की हमारी लगातार सीरीज चल रही है, जो पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो वो चल रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जो आपके अंकों के स्कोर करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। चीजें समझ में आई हैं तो वंस अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन छात्रों का एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का 3 तारीख से, उन छात्रों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी परीक्षा में चयनित हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।